हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स श्रुति। तो हमारी जनरल एंट्रीज की सीरीज कंटिन्यूड है, ठीक है। उसमें हमने अपने सारे ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ लिए हैं और हमने उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, जैसे कि कैसे ट्रांजेक्शन्स पूछे जाते हैं और कैसे उन ट्रांजेक्शन की एंट्री पास की जाती है विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक हो गया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम ट्रेडिशनल रूल पढ़ लेते हैं कि एक क्लास में हम मॉडर्न रूल्स भी पढ़ लेंगे। बिकॉज क्या होता है, कभी कभी अगर आप किसी ट्रांजेक्शन में फंस जाते हो ना, आपको नहीं समझ आता कि ट्रेडिशनल का कौन सा रूल लगता है, तो वहाँ पे मॉडर्न अप्रोच भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो आप पे डिपेंड करता है, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको ट्रेडिशनल अप्रोच ज़्यादा पसंद आ रही है कि मॉडर्न अप्रोच पसंद आ रही है। और जो भी अप्रोच आपको पसंद आ रही है आप उस अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, अपनी एंट्रीज पास कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो आज हम देखते हैं समरी ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, लेकिन कौन सी अप्रोच है, हमारी मॉडर्न अप्रोच। ठीक हो गया। यहाँ पे मेंशन कर लो, ये हमारी कौन सी अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच। यानी कि हमें यहाँ पे हमारे कौन से रूल लग रहे हैं, मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक हो गया। एक बार ट्रेडिशनल रूल्स पे नजर मार लेते हैं। जो हमने ट्रेडिशनल रूल पढ़े थे उसमें हमने क्या कहा था कि पहले हम ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो पर्सनल अकाउंट के अंदर फॉल कर रहा है, रियल अकाउंट के अंदर फॉल कर रहा है या नॉमिनल अकाउंट के अंदर फॉल कर रहा है। अगर पर्सनल अकाउंट के अंदर फॉल करता था तो रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के अंदर फॉल करता था तो डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। और अगर नॉमिनल अकाउंट के अंदर फॉल करता था तो रूल कहता था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्लियर है। ठीक हो गया। तो ये कौन से रूल थे, ये हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच थी। मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है, मॉडर्न अप्रोच सिंपल से आपको बताती है कि डेबिट क्या चीज होगी। ठीक है, डेबिट क्या चीज होगी, बोलता है अगर किसी भी असेट में इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करो, इंक्रीज इन एक्सपेंस किसी भी खर्चे में इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करो, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो डेबिट करो, कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो डेबिट करो, या फिर कोई रेवेन्यू आपके पास आ रहा है, कोई प्रॉफिट आप जनरेट कर रहे हो, अर्न कर रहे हो, तो उसको भी क्या करो, अगर उसमें डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्या करो, डेबिट करो। यानी कि जो आप प्रॉफिट रेवेन्यू अर्न करते हैं ना, अभी जो भी प्रॉफिट अर्न करते हैं, अगर उसमें कोई डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, तो उसको क्या कहते हैं, डेबिट। सेम अपोजिट उल्टा, अगर इंक्रीज इन असेट को डेबिट करते हैं तो डिक्रीज इन असेट को क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्रेडिट करते हैं। इंक्रीज इन एक्सपेंस को डेबिट किया तो डिक्रीज इन एक्सपेंस को क्रेडिट करते हैं। वैसे इंक्रीज इन लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, इंक्रीज इन कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, इंक्रीज इन रेवेन्यू और प्रॉफिट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इन शॉर्ट बोले तो डेबिट का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन प्रोप्राइटर शेयर। मतलब जब भी क्या हो रहा है, प्रोप्राइटर जो ओनर की कैपिटल है या ओनर का जो शेयर है वो डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेबिट करते हैं। बोलते हैं ये क्या है, हमारे ओनर के लिए क्या एक तरीके से लॉस है। जैसे क्या होते हैं, इंक्रीज इन असेट, असेट इंक्रीज होने में से प्रोप्राइटर का शेयर कैसे डिक्रीज हो रहा है। अगर बिजनेस में असेट इंक्रीज हो रही है तो खर्चा हो रहा है ना, एक तरीके से हम क्या करेंगे, अमाउंट पे करेंगे। लेट्स सपोज मैंने अपने बिजनेस में एक प्लांट मशीनरी इंस्टॉल करवाई है, ठीक है, तो वो क्या है, बिजनेस के लिए असेट है। यानी कि मेरे बिजनेस में एक असेट इंक्रीज हुई ना, तो इस असेट के इंक्रीज होने से क्या होगा, ये खर्चा है कौन बेयर करेगा, ओनर। ओनर की क्या होगी, कैपिटल रिड्यूस होगी। तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना प्रोप्राइटर के शेयर में। उसको मानो लेट्स सपोज अभी 1 लाख कैपिटल उसकी थी, जो उसको 1 लाख कैपिटल ओनर की हमारे पास थी, तो अब क्या हो रहा है कि हमने 20,000 की असेट मंगा ली, तो अब उसकी सिर्फ कितनी कैपिटल रह गई, 80,000। तो डिक्रीज हो रहा है ना, इसलिए बोलते हैं जब भी असेट में इंक्रीज हो रहा है, हम कोई चीज़ परचेज करते हैं या कोई खर्चा करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे प्रोप्राइटर का शेयर क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब देखो दूसरा बोल रहे हैं डिक्रीज इन लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी में डिक्रीज होता है उससे भी हमारे क्या बोल रहे हैं, प्रोप्राइटर का शेयर डिक्रीज होता है। कैपिटल डिक्रीज होगी तो ऑब्वियस ही बात, अभी हमने एग्जांपल समझा कि कैपिटल ही कम हो गई तो मतलब प्रोप्राइटर का शेयर कम हो गया, क्योंकि कैपिटल ही तो किसको रिप्रेजेंट करती है, ओनर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक हो गया। वैसे अगर प्रॉफिट कम आ रहा है, रेवेन्यू कम हो रही है, अगर उसमें कोई डिक्रीज आ रहा है, किसी एक्सपेंसेस की वजह से हमारे प्रॉफिट नहीं हो पा रहे हैं, बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो वो भी क्या होगा, डेबिट होगा। क्योंकि उससे भी क्या होगा, अगर लॉस हो रहा है तो प्रोप्राइटर का शेयर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। से आई बात समझ में कि नहीं आई। तो ये एक समरी है। समरी मतलब आपको अगर मॉडर्न अप्रोच से डेबिट और क्रेडिट का रूल समझने या जनरल एंट्री पास करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस टेबल को लर्न करना पड़ेगा कि जब भी इंक्रीज इन असेट होगा तो डेबिट करेंगे, वहीं अपोजिट अगर डिक्रीज इन असेट होगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। आई होप आपको पता है डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, हमने पहले ही पढ़ रखा है। डे 1 से हम अपनी क्लास में ये डिस्कस कर रहे हैं कि हर ट्रांजेक्शन में क्या होता है, ड्यूअल एस्पेक्ट होता है, दो इम्पैक्ट होता है, डबल एंट्री सिस्टम पे हमारी अकाउंटिंग चलती है। मतलब अगर कोई चीज़ डेबिट हो रही है तो कोई चीज़ पक्का क्रेडिट होएगी ही होएगी। समझ में आ गई बात। ठीक हो गया। तो इसको ना अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसमें क्या किया, कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए। ठीक हो गया। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, फर्नीचर परचेज। अगर हमने जैसे अभी तक ट्रेडिशनल रूल के अकॉर्डिंग हमने अगर एंट्री पास की होती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन को। ठीक है, तो क्या हो रहा है, फर्नीचर परचेज, फर्नीचर आ रहा है ना, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते थे, एक इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है हमारा, फर्नीचर पे,
और दूसरा क्या होगा, फर्नीचर परचेस किया तो कैश जाएगा, फर्नीचर बढ़ेगा और कैश जाएगा, दो इम्पैक्ट तो हमें पता चलिए। फिर हम देखते थे कि फर्नीचर कौन सी वाली कैटेगरी में फॉल करेगा। फर्नीचर असेट है, असेट कहाँ आता है, सारे रियल अकाउंट में, तो बोलते हैं डेबिट वर्ड कम से, तो क्या फर्नीचर आ रहा है, ऑब्वियसली आ रहा है, तो डेबिट हो जाएगा। और दूसरा बोलते हैं अगेन जो हमारा दूसरा इम्पैक्ट कैश अकाउंट पे पड़ा, तो कैश अकाउंट भी क्या होता है, हमारा असेट होता है, असेट बोले तो रियल अकाउंट, तो इसमें रूल क्या कहता है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। क्या कैश बाहर जा रहा है, येस, हम फर्नीचर परचेस करें तो बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है और कैश बाहर जा रहा है तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, इसलिए हम क्या करेंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो सिंपल से बात क्या हो जाएगी, एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल रूल। देखते हैं इसका मॉडर्न अप्रोच में कैसे देखते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है कि नहीं हो रही है। फर्नीचर परचेज मतलब इसका इम्पैक्ट किसमें पड़ रहा है, एक तो फर्नीचर आ रहा है हमारे पास, फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, और दूसरा कैश डिक्रीज हो रहा है। तो फर्नीचर इंक्रीज होना मतलब फर्नीचर क्या हमारे लिए असेट, फर्नीचर इंक्रीज यानी कि इंक्रीज इन असेट हो रहा है कि नहीं, असेट में इंक्रीज हो रहा है ना, फर्नीचर क्या मान लें असेट है और असेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इंक्रीज इन असेट। अब यहाँ पे कहीं इंक्रीज इन असेट है, देखो इंक्रीज इन असेट को हम कहाँ डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ऑब्वियसली फर्स्ट में ही है, क्या है, इंक्रीज इन असेट। तो ये क्या बोल रहा है, मॉडर्न रूल क्या कहता है कि इंक्रीज इन असेट है तो उसको डेबिट करो, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक हो गया, फर्नीचर अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। अब दूसरा इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है, कैश पे, ये भी कैश पे हमारे लिए क्या है, असेट है, लेकिन असेट अभी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि क्या, डिक्रीज इन असेट। अब बताओ यहाँ कहीं डिक्रीज इन असेट का कॉलम दिख रहा है, मतलब कहीं दिख रहा है आपको कि डिक्रीज इन असेट, यस, डिक्रीज इन असेट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो इसको हम क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट। क्लियर है, नरेशन पास कर देंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हमने क्या किया, पहले ट्रांजेक्शन को सेम वैसे आइडेंटिफाई किया कि फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है और कैश डिक्रीज हो रहा है। फर्नीचर क्योंकि एक असेट था तो असेट में इंक्रीज को हम डेबिट करते हैं, और कैश क्योंकि हमारे अगेन असेट था लेकिन डिक्रीज इन असेट था तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट एंट्री हमने जो ली है, जो ट्रांजेक्शन लिया है, दैट इज सैलरी पेड, ठीक हो गया। अगर ट्रेडिशनल रूल के अकॉर्डिंग करते हैं तो सिंपल से हम फिर से क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि एक तो हमारा इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, सैलरी पे, सैलरी पे किया तो कैश भी रिड्यूस होगा, एक तरीके से होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब सैलरी क्या होता है बताओ, सैलरी एक खर्चा है ना, सैलरी इज एन एक्सपेंस ना, तो एक्सपेंस का रूल क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर सारे हमारे क्या आते हैं, एक्सपेंसेस और इनकम आते हैं, और इसका रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ओके, तो हमारी सैलरी क्योंकि खर्चे का नाम क्या है सैलरी, तो हम सैलरी को डेबिट करते थे, याद है कि नहीं है, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो नॉमिनल अकाउंट है सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को दिखाता है, ये कहता है कि सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करो, सारे इनकम को क्या करो, क्रेडिट करो। तो सैलरी यहाँ पे खर्चे का नाम है, तो खर्चा है ना, मान लें हमें सैलरी पे करना है, एक्सपेंस है ना, तो हम सैलरी को क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट कर देंगे, ठीक हो गया। और दूसरा हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जाएगा, कैश जाएगा तो क्या होगा, दूसरा कैश इज एन असेट, मान लें क्या है, कैश असेट जो कि रियल अकाउंट में फॉल करता है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, बाहर जा रहा है ना, किसी और को पेमेंट की जा रही है ना, बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है ना, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल है एज पर ट्रेडिशनल रूल। अब देखते हैं मॉडर्न रूल से इसको कैसे करेंगे। सॉरी, मॉडर्न रूल में भी सेम चीज़ है, सैलरी पेड पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि इसका एक इम्पैक्ट कहाँ पड़ा, सैलरी, यानी कि हमारा क्या हो रहा है, एक एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, सैलरी इज एन एक्सपेंस, सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही, सैलरी इज एन एक्सपेंस, तो एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, हमारे बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है, सैलरी पे करी मतलब मैंने क्या किया, कैश ही तो पे किया अल्टीमेटली अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक हो गया। तो सैलरी इज एन एक्सपेंस, तो ये क्या बोलता है रूल, क्या कहता है रूल, देखें तो इंक्रीज इन एक्सपेंस विल बी डेबिटेड, इसीलिए हम क्या करेंगे, एक्सपेंस को यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि ये क्या है, इंक्रीज इन एक्सपेंस। और दूसरा क्या है, कैश, कैश क्या होता है, असेट, असेट पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, हमारा कैश रिड्यूस हो रहा है ना, तो क्या कहता है, डिक्रीज इन असेट क्या कहता है, विल बी क्रेडिटेड। तो इसकी एंट्री पास क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल सी चीज़ है, समझ में आ गया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये किसका ट्रीटमेंट था, हमारा सैलरी पेड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, समझ में आ रहा है। हम हर एक ट्रांजेक्शन, हमने बेसिक से ट्रांजेक्शन लिए, हम उसका ट्रेडिशनल अप्रोच से भी देख रहे हैं, ट्रेडिशनल रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लगा के भी देख रहे हैं कि एंट्री कैसे पास होगी, और हम उसकी मॉडर्न अप्रोच लगा के भी देख रहे हैं कि एंट्री कैसे पास होगी। कंफ्यूज होने की बिल्कुल नीड नहीं है आपको, बस हाँ आपको अगर ये फॉर्मेट याद रहेगा ना तो बहुत ईजी रहेगा। जैसे हमें बार बार देखना पड़ा है, डिक्रीज इन एसेट को डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं, हमें बार बार देखना पड़ रहा है ना, तो आई विल सजेस्ट कि आप ये फॉर्मेट याद कर लीजिए कि असेट में इंक्रीज होता है या एक्सपेंस में इंक्रीज होता है तो डेबिट करो। वैसे भी क्या होता है, डेबिट का मतलब
क्या होता है, जब प्रोप्राइटर का शेयर का डिक्रीज हो रहा है, तो प्रोप्राइटर का शेयर कब डिक्रीज होगा, जब क्या होगा, कोई खर्चा हो रहा है बिजनेस में, जितना बिजनेस में खर्चा होगा वो बेयर अल्टीमेटली ओनर ही तो करता है ना, उसके कैपिटल अकाउंट से ही तो रिड्यूस किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है ना। तो अल्टीमेटली जब भी कोई खर्चा जैसी चीज़ होगी ना, उसको डेबिट कर दो, क्योंकि वो ओनर के शेयर को क्या करने वाली है, हमारे प्रोप्राइटर के शेयर को क्या करने वाली है, रिड्यूस करने वाली है। और जब भी बिजनेस में कोई भी इनकम हो रही है उसको क्रेडिट कर दो, क्योंकि वो क्या करेगी, हमारे प्रोप्राइटर के शेयर को इंक्रीज करेगी। मतलब क्या, ओनर को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। अब जैसे मानो असेट डिक्रीज हो रही है, कोई एसेट डिक्रीज हो रही है, तो मतलब क्या, उसको मैंने या तो सेल आउट किया होगा। अब सेल आउट किया है तो अल्टीमेटली मेरे पास कुछ पैसा आएगा ना उसको बेच के, तो बिजनेस के लिए एक तरीके से क्या हो, प्रॉफिट गेन है कि नहीं है, तो उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। यानी कि जब भी इंक्रीज इन प्रोप्राइटर शेयर हो रहा है, आपको लग रहा है कि इससे प्रोप्राइटर का शेयर इंक्रीज होगा, प्रोप्राइटर को प्रॉफिट होगा, उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, उस चीज़ को आप क्या करो, सिंपली क्रेडिट कर दो। लेकिन जहाँ आपको लग रहा है कि प्रोप्राइटर का शेयर डिक्रीज होने वाला है, हमारा जो ओनर है उसे लॉस होने वाला है, उसको क्या कर दो, सिंपल डेबिट कर दो। समझ में आई चीज़, ठीक हो गया। तो 2 एंट्रीज हमने देख दी। अब एक और एंट्री देखते हैं, जो हमने अभी तक तो हमने नॉर्मल कैश ट्रांजेक्शन लिए थे, ठीक हो गया। अब हम एक लेके देखते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कैश ट्रांजेक्शन है, या कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, वो आप जाके प्रीवियस क्लासेस में भी देख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे एक छोटा सा उसका ग्लिम्स दे देती हूँ, ठीक है। जैसे लिखा है कि फर्नीचर परचेज, अब देखो सेम ट्रांजेक्शन ऊपर भी था, फर्नीचर परचेज। अगर सिर्फ फर्नीचर परचेज लिखा है तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि ये कैश ट्रांजेक्शन है। लेकिन जब भी ट्रांजेक्शन के सामने ना किसी पर्सन का नाम आ जाता है, फर्नीचर परचेज फ्रॉम मोहन, यानी कि किसी पर्सन का नाम जहाँ पे आ जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि अब नाउ ये हमारे लिए कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। समझ में आई बात। लेकिन सिमिलरली अगर फर्नीचर परचेज फ्रॉम मोहन इसके आगे फॉर कैश हो जाता ना, तो फिर से ट्रांजेक्शन इसमें कन्वर्ट हो जाता हमारा कैश में। लेकिन अभी सिर्फ क्या है, फर्नीचर परचेज फ्रॉम मोहन, तो सीधे सीधे हम इस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे लिए कैसा ट्रांजेक्शन है, ये हमारे लिए एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात, ओके। तो देखते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। एज पर ट्रेडिशनल रूल तो क्या होता, ठीक है, जो हमारे ट्रेडिशनल रूल है, हमने फर्नीचर परचेज किए, ठीक हो गया। फर्नीचर सेम जो ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में हुआ था, हमारा फर्नीचर तो इंक्रीज हुआ, लेकिन इस बार कैश नहीं गया, बल्कि हमारे पास कौन आया, एक क्रेडिटर। मतलब हमने क्या किया है, उधार में सामान परचेज किया है, तो जो मोहन है ना, जो पर्सन है यहाँ पे मोहन, वो मेरे लिए क्या है, क्रेडिटर है मेरा। समझ गए बात, मेरा मतलब कि मेरी लाइबिलिटी में इंक्रीज हुआ। क्रेडिटर कौन है, लाइबिलिटी क्यों, क्योंकि भाई फ्यूचर में तो पैसा पे करना है ना, तो मेरी असेट इंक्रीज हुई, असेट के साथ साथ मेरी एक लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। अगर मैं पे कर देती तो मेरा असेट भी इंक्रीज होता और असेट ही डिक्रीज होता। लेकिन मैंने अभी असेट परचेज तो किया, फर्नीचर परचेज किया, असेट तो इंक्रीज हुई, लेकिन मैंने पेमेंट नहीं किया है, तो इसलिए मेरी क्या हुई, एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, जिसका मुझे फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा। लाइबिलिटी किस नाम पर इंक्रीज हुई, मोहन के नाम पर। मोहन मेरा कौन है, क्रेडिटर, ठीक हो गया। तो फर्नीचर क्या होता है, असेट होता है। असेट का रूल क्या कहता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो ठीक हो गया, हमने इसको डेबिट कर दिया। अब वो दूसरा क्या बोला है, मोहन मेरा क्या है, क्रेडिटर कहाँ पे आते हैं, या मोहन कोई भी मोहन कोई पर्सन का नाम है, कोई नेचुरल पर्सन है, कोई ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। तो वो किसके अंदर फॉल करता है, पर्सनल अकाउंट के अंदर, नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर फॉल करता है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट की भी 3 कैटेगरी पड़ी थी, नेचुरल पर्सनल अकाउंट पड़ा था, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट पड़ा था, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट पड़ा था। तो ये पर्सनल अकाउंट में भी किसके अंदर फॉल करता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, और उसका रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो मोहन यहाँ पे हमारा गिवर है कि नहीं है, मोहन क्या मुझे फर्नीचर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो सिंपल सी चीज़ है, मोहन अभी मेरे लिए क्या है, गिवर है, ठीक हो गया, मेरे लिए क्या है, क्रेडिटर है। तो एंट्री क्या पास हो जाएगी इसकी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट, क्रेडिटर का नाम लिख लेंगे, ठीक हो गया। ये क्या था, एज पर ट्रेडिशनल रूल। अब देखते हैं मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा। सिंपल सी चीज़ है, अगेन पहले तो ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई, चाहे वो ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करो चाहे मॉडर्न मेथड फॉलो कर रहे हो आपको ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। तो पहले हमने देखा ओके फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है। दूसरा हमारे पास क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, हमने कैश नहीं पे किया तो हमारी एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, किस नाम से, क्रेडिटर नाम से। और क्रेडिटर कौन है मेरा यहाँ पे, मोहन से गुड्स परचेज किया है ना, किस में परचेज किया है, क्रेडिट में, यानी कि उधार में। फ्यूचर में मुझे उसका क्या करना है, पेमेंट करना है। तो वही चीज़ बोले, देखो फर्नीचर इंक्रीज हुआ ना, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इंक्रीज इन असेट, ठीक हो गया। फर्नीचर इंक्रीज मीन्स इंक्रीज इन असेट, तो अगेन हम ये देखेंगे कि इंक्रीज इन असेट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक हो गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फर्नीचर अकाउंट
डेबिट। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या हो रहा है हमारा मोहन, मैंने क्या बोला कि हमारी एक लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। क्रेडिट साइड पे हमारे क्या हो, मतलब सॉरी क्या हो रहा है, हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं। क्रेडिटर क्या होती है हमारे बिजनेस के लिए, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इंक्रीज इन लाइबिलिटी को हम क्या कहते हैं, क्रेडिट। तो इसका क्या हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। कभी भी किसी पर्सन का नाम सिर्फ मोहन करके नहीं लिखते हैं, उसके बाद नाम के आगे एस लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना ये क्या है, रूल है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट, ठीक हो गया। अब आप कहोगे मैम कि लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ये बिजनेस के लिए क्रेडिट क्यों, मतलब इसको क्रेडिट क्यों करना है, क्योंकि क्रेडिट तो हम किस चीज़ को करते हैं, जो कि प्रोप्राइटर के शेयर को इंक्रीज करता है कि नहीं करता है। तो देखो यहाँ पे लाइबिलिटी इंक्रीज होने से हम इसको क्रेडिट क्यों करते हैं, हमें क्या करना था, मोहन का पैसा देना था, ठीक है। मुझे मानो लेट्स सपोज मुझे इस महीने मोहन का 2,000 रुपये पैसा देना था, लेकिन मैंने अभी तक उसको पे नहीं किया है। तो अल्टीमेटली वो पैसा अभी तक किसके पास है, ओनर के पास है, यानी कि बिजनेस के पास है ना। उसके कैपिटल अकाउंट में दिखा रहा होगा कि 2,000 रुपये और एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, क्योंकि वो मुझे पेमेंट तो करना है बट अभी तक मैंने पे नहीं किया। लेट्स सपोज जैसे मैंने कहा कि इसको हमने 2,000 रुपीज़ पे करने थे, ठीक हो गया, लेकिन मैंने करने आज की डेट पे थे पर मैंने इसको नेक्स्ट मंथ तक भी पे नहीं किए। तो मेरे पास अपने बिजनेस में 2,000 रुपीज़ एडिशनल पड़ा है ना, पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, फर्दर कहीं इन्वेस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। ऐसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकती हूँ जहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो। एक तरीके से ये क्या करता है, बिजनेस को ग्रो करने में कह सकते हो, या कह सकते हो कि बिजनेस को अपनी ऑपरेटिंग साइकिल को परफॉर्म करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। हो सकता है हमें अर्जेंटली 2,000 रुपीज़ हमारे पास नहीं अवेलेबल है, मैं कभी अपने जो क्रेडिट है उसको पे ही नहीं कर सकती, इसलिए मैंने उसको उधार में परचेज किया है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे 2-3 महीने का टाइम मिल जाएगा कि इसको क्या करना है, इसको कंप्लीट करने के लिए। अब हो सकता है कि 2-3 महीने बाद मेरे पास कहीं से पैसा आने वाला होगा, तो तब जाके मैं क्या करूँगी, उसका पेमेंट कर दूंगी। तो इसीलिए क्या होता है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी को इसलिए हम बोलते हैं क्रेडिट, क्योंकि हमारे प्रोप्राइटर के शेयर को इंक्रीज करता है। ऑब्वियसली बात, मानो अभी तक जो प्रोप्राइटर का शेयर था वो 10,000 था, ठीक है। अगर मैं 2,000 रुपीज़ पे कर देती तो उसका शेयर 8,000 हो जाता ना, लेकिन मैंने अभी तक ये पे ही नहीं किया है, मैंने ये 2,000 रुपये उसको पे ही नहीं किया। तो अभी भी हमारे ओनर का शेयर कितना दिखा रहा होगा, 10,000, यानी कि हमारे प्रोप्राइटर के शेयर को एक तरीके से क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। सबसे समझ में आई बात, ठीक है। नहीं समझ में आएगी कोई बात नहीं, मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन टू यू, ओके, ठीक हो गया। ओके तो अब आज की क्लास का लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, मशीनरी सोल्ड टू राम। पहले ट्रेडिशनल रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने क्या बोला, मशीनरी सोल्ड करिए। मशीनरी सोल्ड करने का मतलब क्या होता है कि मशीनरी डिक्रीज हो रही है, मशीनरी हमारे उससे क्या हो रही है, कम हो रही है, बिजनेस से जा रही है बाहर, ठीक हो गया। दूसरा किसको बेचिए, राम को। अब जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं किसी पर्सन से तो हम बोलते हैं वो हमारा क्रेडिटर है। अगर मैं किसी से कुछ चीज़ परचेज कर रही हूँ उधार में तो मैं बोलती हूँ वो जो पर्सन है, वो जो पार्टी है, वो मेरे लिए क्रेडिटर है। तो वैसे अगर मैं किसी को गुड्स बेच रही हूँ और उधार में बेच रही हूँ, क्रेडिट सेल कर रही हूँ, तो वो पर्सन मेरे लिए क्या होता है, डेटर। समझ में आई बात। तो राम मेरे लिए यहाँ पे कौन है, मेरे लिए डेटर है। और डेटर भी क्या होते हैं हमारे लिए, असेट। क्यों असेट, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी बिजनेस की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं या फ्यूचर में हमें कोई बेनिफिट देने वाली है, तो उनको हम क्या बोलते हैं कि वो बिजनेस के लिए हमारे लिए क्या है, असेट है, ठीक हो गया। तो वैसे ये जो राम है, जो मेरा डेटर है, ये मुझे फ्यूचर में अपनी जो मैंने इसको सेल किया उसका पेमेंट करेगा ना, मेरे पास इससे कैश आएगा ना, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, डेटर है। समझ में आ गई बात। तो ये राम क्या है, मेरे लिए डेटर है, और डेटर बिजनेस के लिए क्या होते हैं, असेट होते हैं, ठीक हो गया। अब क्या हो रहा है, मशीनरी, क्योंकि हमने क्या इसका इम्पैक्ट मशीनरी साइड पे पड़ा, तो मशीनरी क्या होती है, असेट, यानी कि रियल अकाउंट का रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी हमारी क्या हो रही है, मशीन बिजनेस से बाहर जा रही है, ठीक है। आ कुछ नहीं रहा है ना, मशीन आ तो नहीं रही है, नहीं, मशीनरी बाहर जा रही है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो मशीनरी अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। दूसरा हमारा यहाँ पे क्या है, डेटर। डेटर है ना, तो डेटर कौन है यहाँ पर हमारा, राम। राम क्या एक नेचुरल पर्सन है कि नहीं है, बिल्कुल, राम एक हमारा नेचुरल पर्सन है। यहाँ पे राम नेचुरल पर्सन है, तो नेचुरल पर्सन का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। जो रिसीवर है उसको डेबिट करो। तो क्या है यहाँ पे, राम रिसीवर है, बिल्कुल है। राम क्या रिसीव कर रहा है हमसे, मशीनरी रिसीव कर रहा है, हम उसको क्या दे रहे हैं, मशीनरी दे रहे हैं। तो राम यहाँ पे कौन है, हमारा रिसीवर, इसलिए राम को क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, राम्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, नरेशन पास कर देंगे, बीइंग मशीनरी सोल्ड टू राम,
ठीक हो गया। ओके, तो अब देखते हैं मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है। सिमिलरली मॉडर्न अप्रोच भी सेम, पहले आइडेंटिफाई किया कि मशीनरी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारा रूल क्या लगेगा, डिक्रीज इन असेट वाला। और दूसरा हमारा क्या हो रहा है, एक असेट इंक्रीज हो रहा है। कौन सा असेट इंक्रीज हो रहा है, डेटर। डेटर हमने क्या बोला था कि डेटर जो हमारा राम है जिसको हमने क्रेडिट सेल किया वो मान लेके एक तरीके से डेटर है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा ओके राम हमारा डेटर है, तो डेटर क्या होते हैं, असेट्स होते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था, तो डेटर असेट्स होते हैं, तो एक इंक्रीज इन असेट हो रहा है और एक डिक्रीज इन असेट हो रहा है, ठीक हो गया। तो जो इंक्रीज इन असेट है उसका रूल क्या कहता है, जो इंक्रीज हो रहा है असेट में उसको डेबिट करो, ठीक हो गया। और जो डिक्रीज इन असेट है उसको क्रेडिट करो। रूल क्या है, देखो डिक्रीज इन असेट्स विल बी क्रेडिट है, तो इंक्रीज इन असेट को डेबिट करना है और डिक्रीज इन असेट को क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक हो गया। तो इंक्रीज इन असेट कौन है, राम, तो हम क्या करेंगे, राम्स अकाउंट डेबिट, ठीक हो गया। टू डिक्रीज इन असेट को क्रेडिट करो, क्या बाहर जा रहा है हमारे पास से, मशीनरी, टू मशीनरी अकाउंट, ठीक हो गया। हमने क्या करा, डिक्रीज इन असेट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और इंक्रीज इन असेट को डेबिट कर दिया। तो जनरल एंट्री क्या पास कर दी, राम्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। इसके नीचे नरेशन पास कर देंगे हम, क्या, बीइंग मशीनरी सोल्ड टू राम, ठीक है। तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए आज, हमें ऐसे हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो गया। हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए आज किसके, मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट से कैसे जनरल एंट्रीज पास की जाती है, ठीक हो गया। हमने क्या किया, पहले सबसे पहले फॉर्मेट पढ़ा कि क्या डेबिट किया जाता है, क्या क्रेडिट किया जाता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रख के चलना, जब भी प्रोप्राइटर का शेयर डिक्रीज होता है ना, वो ट्रांजेक्शन में अगर हमें लग रहा है कि इससे प्रोप्राइटर का शेयर डिक्रीज हो रहा है, प्रोप्राइटर यानी कि ओनर को कोई नुकसान हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, सिंपल सा डेबिट कर देंगे। और जहां हमें लगता है कि प्रोप्राइटर का शेयर इंक्रीज हो रहा है, प्रोप्राइटर को प्रॉफिट हो रहा है, कोई गेन हो रहा है, ठीक है, तो उस चीज़ को हम सिंपली यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सिर्फ इतना ही कहता है हमारा क्या, मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो ठीक है, आज की क्लास में हमने कुछ ट्रांजेक्शन कर लिए और ये भी देख लिया कि कैसे सेम ट्रांजेक्शन की हम ट्रेडिशनल रूल के अकॉर्डिंग भी एंट्री पास कर सकते हैं, मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग भी एंट्री पास कर सकते हैं। अब नाउ इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सी अप्रोच ज़्यादा क्या लगती है, सुटेबल लगती है, कि आपको ट्रेडिशनल रूल से एंट्री पास करना ज़्यादा सही लगता है या मॉडर्न रूल से एंट्री पास करना ज़्यादा सही लगता है, ठीक हो गया। ओके, तो आज की क्लास को यही एंड करते हैं और अगर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और ट्रांजेक्शन समझ लेंगे, थोड़ा बहुत मॉडर्न अप्रोच से एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कॉन्सेप्ट्स की। ऑल्दो हमने ट्रेडिशनल रूल से बहुत सारे इलस्ट्रेशन और ऑलमोस्ट सारे ट्रांजेक्शन कवर किए हुए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 11th के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट हम क्या करेंगे, कुछ ट्रांजेक्शन मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग भी क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो उससे और ज़्यादा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को शेयर करना, वीडियोस को शेयर करना। ओके, थैंक यू।